हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। यस, जो प्रीवियस ईयर में हमारा 2020 में जो हमारा अक्टूबर 2020 में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का आज मैं आपको आज हम वो सारा का सारा एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन कैसे है, हम आज क्या करने वाले। हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2020 का, जो हमारा अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन करने वाले कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको आपको आंसर किस तरीके से करना है। एग्ज़ाम्स का जो लेवल था वो कैसा था, जो क्वेश्चंस थे वो कहाँ से पूछे गए थे। आज आपको ये क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर को करके आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल कहाँ है, ताकि आप अपनी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, जब आपको अपना लेवल पता हो कि मेरा जो लेवल है वो यहाँ है, मुझे कितना आता है, मेरी कितनी तैयारी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको अपना लेवल पता होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अपनी जो स्टडी है और उसको एक अच्छी सी डायरेक्शन दे सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पर आपका लेवल है। क्योंकि अगर आपको वो अपना लेवल पता होगा कि मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, या मेरा इतना पोर्शन है, ये मुझे आता है, मुझे अपनी बेसिक्स जो है वो मेरी क्लियर हैं, या किस तरीके से, आपको अपना एक लेवल ज़रूर पता होना चाहिए। और अपना लेवल पता होने के बाद ही हमें क्या करनी चाहिए, अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो मोहित, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो जल्दी से आइए स्टूडेंट्स, जुड़िए हमारे साथ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रीवियस ईयर अक्टूबर 2020 का एग्ज़ाम, कि उस एग्ज़ाम में, और ये करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को करने से आपको अपना लेवल पता चलता है। मीन्स एक बार तो आपको जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उनको एक बार तो अपना जो आप अपनी स्टडी करते हो, अपनी प्रिपरेशन करते हो एग्ज़ाम के लिए, एक बार तो उससे पहले ही आप अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स को करके देखो, ताकि वहाँ से आपको क्या पता चल सके, अपना लेवल पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड करो, आपको जो तैयारी है वो कितनी करनी है, 100% करनी है, या आपका बेसिक क्वालिफाई क्लियर है, आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हैं, आपको 20% तैयारी करनी है, आपकी कितनी तैयारी है। एक बार वो आप जब प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि उनको अटेम्प्ट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस आपके क्या हैं, ठीक हैं, और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने, और जो क्वेश्चंस है उनका लेवल कैसा है, जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल कैसा है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइमिंग पे आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप जब एग्ज़ाम को कंडक्ट जाए, मतलब जो एक्चुअल में हम जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट है उस टाइम पे हमारी जो मेंटालिटी रहती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को एक बार करना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार आप ज़रूर लगाओ, उनको ज़रूर करो, ताकि उससे आपको अपना लेवल पता चल सके। जब आपको अपना लेवल पता होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको क्या दे सकते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो कि मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, आज मेरी इतनी तैयारी है, आज मेरे 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस ठीक आए हैं, तो मैं अगर और तैयारी करूँगा तो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरी और बिल्ड होंगे और मैं अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। एक बार तो आपको बिल्कुल बिगिनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा पढ़ना है, पढ़ के अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर आपको दोबारा प्रीवियस ईयर एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि आपको अपने आप में डिफरेंस पता चल सके कि आप उस एग्ज़ाम को करने के बाद उस एग्ज़ाम को करने के बाद आपका जो प्रिपरेशन है वो कितनी इम्प्रूव हुई है, कि आप स्टार्टिंग में कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे और प्रिपरेशन करने के बाद आप कहाँ स्टैंड हो रहे हो, आप में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। इसलिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूजीसी नेट अक्टूबर 2020 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉमर्स का, वो है मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर इज, कि अनपेड सेलर किसे कहते हैं, अनपेड सेलर होता क्या है। ये हमारा बिजनेस लॉ का, हमारी जो बिजनेस लॉ है, मर्केंटाइल लॉ, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मीनिंग ऑफ बिजनेस सेलर, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर, सॉरी, मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर क्या है, अनपेड सेलर किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, द पर्सन हु हैज़ नॉट पेड द प्राइस, द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स एंड रिसीव्ड द प्राइस, थर्ड है द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स एंड हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस, एंड फोर्थ द पर्सन हु हैज़ नॉट सोल्ड द गुड्स। कि
अनपेड सेलर कौन है? जिसने द पर्सन हु हैज़ नॉट पेड द प्राइस, जिसने प्राइस ही पे नहीं किया है वो है आपका। द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स, जिसने गुड्स तो सेल की हैं, एंड रिसीव द प्राइस, लेकिन वो प्राइस भी रिसीव कर चुका है। थर्ड है द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स एंड हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस, कि ऐसा पर्सन जो अपनी गुड्स को तो सेल कर चुका है लेकिन अभी तक उसको क्या है, प्राइस नहीं मिला है, वो पर्सन। और फोर्थ ऑप्शन आपका द पर्सन हु हैज़ नॉट सोल्ड द गुड्स, जिसने अभी तक अपनी गुड्स को सोल्ड ही नहीं किया है। तो बताओ स्टूडेंट्स फटाफट इसका क्या आंसर है? अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर हमारे बिजनेस लॉ का क्वेश्चन है, और अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसने अपनी गुड्स को सेल तो कर दिया है लेकिन उसे अभी तक क्या है, प्राइस नहीं मिला है, अनपेड है वो, यानी कि वो सेलर। इसके जो क्वेश्चन है अनपेड सेलर जो कॉन्सेप्ट है उसी में इसका आंसर है। सेलर का मीन सेल करने वाला और अनपेड का मीन जिसको अभी तक प्राइस नहीं मिला है। तो ऐसा पर्सन जिसने सेल तो कर दी है लेकिन उसको अभी तक क्या है, प्राइस नहीं मिला है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, अनपेड सेलर। तो आपका आंसर है द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड हैज नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस। तो आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है वो हमारी किस मार्केटिंग का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है आपके सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान हमारा किस मार्केटिंग का एग्जाम्पल है? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसका आपका आंसर है सोशल मार्केटिंग। क्या है? सोशल मार्केटिंग। क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो क्या है, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, सभी जितने भी पब्लिक है हमारी, उन सब के लिए, कि आप सबको क्या करना है कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान में हम किसको कर रहे हैं, हमारी जो जनरल पब्लिक है, जो पूरी सोसाइटी है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं कि हमें अपने पूरे भारत को, हमारी कंट्री को क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल किसका है, हमारा सोशल मार्केटिंग का। किसका एग्जाम्पल है ये, हमारा सोशल मार्केटिंग। तो आंसर इज 2, सेकेंड इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ स्टडीज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर चेंज्ड ओपिनियंस ऑफ कंज्यूमर्स रिपीटली। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ स्टडीज, कि कौन सी स्टडीज हैं, वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल ठीक है, हमारी अप्रोप्रिएट है, टू यूज in order to measure changed opinions of customers repeatedly। नहीं हो रहा। To measure changed opinions of consumers repeatedly। बहुत छोटा दिख रहा है, दिशु सर को बोला भी था। नहीं हो रहा ना, इसकी पूरी सेटिंग हो रही है तो एक एक चीज हो रही है ना, ऑप्शंस अलग से करने पड़ेंगे, वो अलग करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके सर। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टडीज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर चेंज्ड ओपिनियंस ऑफ कंज्यूमर्स रेपिटेडली, कि हमारे जो कंज्यूमर्स है उनके जो ओपिनियंस है वो बार बार चेंज होते रहते हैं, रेपिटेडली चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी जो इनमें से कौन सी स्टडीज़ है वो सबसे बेस्ट रहेगी? फोकस स्टडीज़, शेडोइंग स्टडीज़, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल। हमारे जो कंज्यूमर्स है उन कंज्यूमर्स के जो ओपिनियंस है रेपिटेडली अगेन एंड अगेन क्या होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उसमें तो उस ओपिनियन को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो स्टडी है वो कौन सी सही रहेगी, हमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्या आंसर है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, एक लॉन्ग पीरियड तक क्या होती है, एक लॉन्ग पीरियड तक जो आपकी स्टडीज़ हैं, मतलब एक
लंबे टाइम में एक पर्टिकुलर कोई भी फिनोमिना है, कोई भी कॉन्सेप्ट है कि एक लंबे टाइम में एक पर्सन की जो मेंटालिटी है डिफरेंट टाइम पर क्या क्या कैसी कैसी रही है, जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं वो स्टडी हमारी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। कि अगर जैसे मैं हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके 1 साल में या 2 साल में 3 साल 4 साल 5 साल, एक मतलब मैं एक प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रही हूँ 5 ईयर्स से, तो उस 5 ईयर्स में मेरे जो ओपिनियंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके वो कैसे जा रहे हैं, मेरी जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैसे चेंज होती जा रही है। तो इस अगर पैटर्न को हमें स्टडी करना हो तो वो उसके लिए हमारी जो सबसे बेस्ट स्टडी है वो कौन सी है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। तो आंसर इज 3rd। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आप सबको दिख रहा होगा सही। अब मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले छोटा साइज था इसका। क्या है, विच टाइप ऑफ रिटेलर्स इन्वॉल्व इन कंपैरेटिवली लो प्राइसेस एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कि बिजनेस करने के लिए हमारी क्या है, एक मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस किस प्रकार के खुदरा विक्रेता अपेक्षाकृत कम कीमतें रखते हैं और इसे अपनी बिक्री की प्रमुख विशेषता बना लेते हैं, जिससे कि उनके व्यवसाय करने की जो कॉस्ट है वो क्या होने लगती है, कम लगती है। तो ऐसे पर्सन को आप क्या कहते हो, कन्वीनियंस स्टोर, डिस्काउंट रिटेलर्स, लिमिटेड लाइन रिटेलर्स एंड कैटेगरी किलर स्टोर्स। कि ऐसे कौन से रिटेलर्स हैं जो अपने प्राइसेस को क्या रखते हैं, लो रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि उनकी जो बिजनेस करने की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब कन्वीनियंस स्टोर है वो तो अपनी जो प्राइसेस है वो कम नहीं रखते हैं। डिस्काउंट रिटेलर्स हैं, 3rd है लिमिटेड लाइन रिटेलर्स, और 4th है हमारे कैटेगरी किलर स्टोर्स। तो इसका आंसर है आपका डिस्काउंट रिटेलर्स। डिस्काउंट रिटेलर्स ही ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, बहुत ही लो प्राइसेस पे सेल करते हैं। धीरे धीरे वो उनकी क्या हैबिट बन जाती है कि हर प्राइस को हमें क्या करना है, लो प्राइस पे सेल करना है, जिससे उनकी जो बिजनेस की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो इसका आंसर है आपका डिस्काउंट रिटेलर्स। डिस्काउंट रिटेलर्स 2nd इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ, कि टेली मार्केटिंग हमारा किसका पार्ट है। टेली मार्केटिंग ऑप्शंस है आपके, वायरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और रिलेशनशिप। कि टेलीफोन, टेली मार्केटिंग का मतलब है कि जो हमारी टेलीफोन पर की जाती है, कि आपको टेलीफोन किया, उसमें बताया गया कि इस तरीके से ऐसे, या फिर आपको कुछ भी दिखाया जाता है कि आपको ये ऑर्डर करना है, वो हमारी किस टाइप की मार्केटिंग है। ऑप्शंस है वायरल, सोशल, डायरेक्ट और रिलेशनशिप। तो आंसर है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। तो टेली मार्केटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग आंसर इज 3rd। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने के बाद अ फर्म वुड इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। कि जब हम अपने प्रोडक्ट को हम अपने क्या है, मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की जब हम क्या कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने के बाद हम इन जो हमारी जो प्रोसेस, मतलब कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने के बाद जब हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, किसी भी नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसकी मार्केट में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने के बाद हमारी जो प्रोसेस है, वो अगली प्रोसेस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहने वाला है। कि अगर कोई भी कंपनी अब मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट को लेके आने वाली है और डेवलप करने वाली है, तो उसके लिए उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा स्टेप रहने वाला, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। टेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट,
बिजनेस एनालिसिस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि जब भी हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने वाले हैं और उसकी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हम कर चुके हैं, कि उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड कर चुके हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, कि उस प्रोडक्ट की अब मार्केटिंग कैसे करनी, क्योंकि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो हम बना चुके हैं, हम सारा कुछ डिसाइड कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारा जो प्रोडक्ट है ये है, ऐसे रहेगा, इस तरह से। तो अब हमें उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या रहता है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, कि उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हमें करनी है मार्केट में, तो वो आपका क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप। तो आंसर इज योर सेकंड ऑप्शन, आंसर इज सेकंड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मार्केटर नीड्स to be aware of the criteria by which the effectiveness of their segmentation procedure can be accessed, कि एक जो मार्केटर है उसे अपने सेगमेंटेशन प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस को एक्सेस करने के लिए जो क्राइटेरिया उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द रिजल्ट मार्केट सेगमेंट्स, कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया हमारा नहीं है जिससे हम अपने मार्केट सेगमेंट को क्या कर सके, रिजल्ट देख सके, उसका देख सके। मतलब जो हमारा मार्केटर है, जो वो अपने प्रोडक्ट की जो सेगमेंटेशन करता है, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जब हम देखते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेगमेंटेशन जो हमने की है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए हमारे पास कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हम किसी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन को हम क्या कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस हमें चेकआउट करने की, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, तो उसके लिए कुछ हमारा क्राइटेरिया होता है, कुछ बेस होता है। तो वो क्राइटेरिया जो इनमें से नहीं है वो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो हमारे ऑप्शंस हैं पेरिशेबिलिटी, साइज ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंट, मेजरेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब देखो कोई भी ऑप्शन है साइज ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंट है, हम साइज देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेगमेंटेशन कहाँ है, कैसे है, कितनी है, ये हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। वो उसको मेजरेबिलिटी भी देखेंगे कि उसको मेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, एक्सेसिबिलिटी को भी हम चेकआउट करेंगे। लेकिन जो पेरिशेबिलिटी है उसको हम एज एन क्राइटेरिया नहीं लेके चलेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की जो सेगमेंटेशन उसकी पेरिशेबिलिटी, क्योंकि पेरिशेबिलिटी क्या होती है, नाश कि जो प्रोडक्ट्स हमारे क्या है जल्दी फिनिश हो जाते हैं, जो एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद वो हमारे क्या है ख़त्म हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं पेरिशेबिलिटी। जैसे दूध है, मिल्क है, ये क्या एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नाशवान वस्तुएं, इनको हम हिंदी में कहते हैं पेरिशेबिलिटी। तो पेरिशेबिलिटी इज नॉट एन क्राइटेरिया टू चेक योर मार्केट इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो आंसर इज फर्स्ट। स्कीमिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कीमिंग। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, स्कीमिंग का क्या मतलब है, ई बैंकिंग में स्कीमिंग का क्या मीनिंग है। ऑप्शंस है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडर्स, कॉपिंग विटाल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस बाय वन क्रेडिट कार्ड, कन्वर्जन ऑफ अ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड एंड एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। एक तो हमारी मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट आती है स्कीमिंग, एक आती है हमारी ई बैंकिंग में। ई बैंकिंग की जो स्कीमिंग है वहाँ उसके रिगार्डिंग हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि ई बैंकिंग में हमारी जो स्कीमिंग है उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसका हमारा जो मीनिंग है, जो हमारे क्रेडिट कार्ड हैं उस क्रेडिट कार्ड से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उनको कॉपी करने वाले जो फ्रॉडर्स होते हैं, हमारे जो फ्रॉड करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ही आपका स्कीमिंग का मीनिंग है। किसकी कॉन्टेक्स्ट में, ई बैंकिंग की कॉन्टेक्स्ट में। तो आंसर है आपका आइडेंटिफाइंग फ्रॉडर्स, कॉपिंग विटाल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम, कि जो बिलेटेड रिटर्न है वो किस टाइम फाइल की जाती है। ऑप्शंस हैं आपके, मैं वैसे बता देती हूँ कि जो बिलेटेड रिटर्न है वो या तो आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है या तो वो ख़त्म होने वाला हो,
ठीक है, तो मतलब वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर जो आपकी असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी हो। दोनों में से जो भी डेट आपकी पहले आएगी, यानी कि जो भी दोनों में से आपका पहले हो चुका है, या तो आप अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर चुके हो, या फिर जो आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर उसका एक्सपायर होने में भी टाइम, यानी कि जो आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके टाइम तक, या फिर जब तक आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं होती है, दोनों में से जो भी पहले हो उस डेट पर आपको अपनी जो बिलेटेड रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। इनकी बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने का जो टाइम होता है वो होता है आपका बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी आपकी पहले हो। तो आंसर है आपका, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टैक्स ऑडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग। टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड की अगर कोई पर्सन अपना क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर अपना क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो कितनी एक्सीड के बाद उसको जो टैक्स ऑडिट है वो क्या है, कंपलसरी हो जाता है। एक लिमिट हमें बताने की, अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के केस में उसका टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी होगा, अगर उसकी ग्रॉस टर्नओवर कितने से एक्सीड कर जाए। तो आपका आंसर है ₹1 करोड़ कि अगर कोई पर्सन क्या है, कोई भी पर्सन जो अपना क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी पर्सन जो अपना क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसकी अगर जो ग्रॉस टर्नओवर है 1 साल की 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना क्या है, कंपलसरी है। बिजनेस के केस में ये है 1 करोड़, लेकिन अगर आपका कोई प्रोफेशन में है, कोई भी पर्सन किस में है, प्रोफेशन में है, तो उसके लिए ये अमाउंट कितनी है, 50 लाख रुपीस। कि अगर कोई पर्सन बिजनेस में है तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर उसकी टर्नओवर है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, और अगर उसकी जो टर्नओवर है वो 50 लाख से अधिक है प्रोफेशन के केस में, तब उसके लिए टैक्स ऑडिट क्या है, कंपलसरी। तो आंसर इज 2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें क्या पूछा गया, मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ ₹1800 पर मंथ। एक मिस्टर एक्स है, उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1800 रुपये का, ठीक है, फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, की घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक उसको क्या 1800 रुपये का क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। एग्जम्पशन कितनी शैल बी अलाउड, एंड और वो क्या है 1800 मिलता है, जिसमें से 1400 रुपये वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। द एग्जम्पशन शैल बी अलाउड ऑफ, तो एग्जम्पशन उसको कितनी मिलेगी। एक मिस्टर एक्स है जिसको 1800 रुपये हर महीने के हिसाब से क्या दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का, लेकिन वो 1800 में से खर्च कितने करता है, 1400 रुपये करता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एग्जम्पशन लिमिट, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट, कि उसकी एग्जम्पशन कितनी रहेगी। उसकी जो एग्जम्पशन है वो रहेगी आपकी 1600 पर मंथ, क्योंकि हमारा एक रूल है कि जितने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव्ड, कि जितना आपको मिल रहा है, और मिनिमम एग्जम्पशन है आपकी 1600, टोटल उसको मिल रहा है 1800। मतलब जितना भी उसको टोटल अलाउंस, हमारा जो प्रोविज़न है इसके रिगार्डिंग, वो प्रोविज़न क्या है कि जितना भी आपको अलाउंस मिल रहा है और जितना आपका मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है वो है आपकी 1600। दोनों में से जो भी कम है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है वो आपकी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। तो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट इज 1600 पर मंथ, 1600 पर मंथ। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, traditions and expectations which are shared by group members is called।
कि एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में जितने भी उनका एटीट्यूड्स है, ट्रेडिशन है, एक्सपेक्टेशन, उन सबको आपस में जब वो शेयर करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। एक आप ग्रुप में हैं, ठीक है, कोई भी 4-5 मेंबर्स हैं, उन्होंने आपस में अपना कोई ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जो भी आपके बिलीफ, एटीट्यूड है, ट्रेडिशंस, एक्सपेक्टेशंस है, उन सबको आपस में क्या करते हो, आप शेयर करते हो जो एज अ टीम। तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे, इनमें से कौन सी कॉन्सेप्ट है जो इस चीज़ को डिफाइन करती है। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कोहेसिवनेस और ग्रुप स्ट्रक्चर। तो वो आपका कहलाता है ग्रुप नॉर्म्स, कि जो भी आपके बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ट्रेडिशंस है, उन सबको आपस में क्या करना, शेयर करना। तो दैट इज़ योर ग्रुप नॉर्म्स, दैट इज़ योर ग्रुप नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हमारे ट्रेनिंग के क्या है, दो टाइप के मेथड होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के रिगार्डिंग पूछा गया। सबसे पहली बात तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है हमारी, उस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का कौन सा मेथड इनमें से नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, बल्कि ये पूछा है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस है आपके सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ट्रांजिशनल एनालिसिस, अप्रेंटिसशिप और कॉन्फ्रेंस। यानी कि एक तरीके से आपसे क्या पूछा गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से हैं, राइट। कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के इनमें से कौन से हैं, उसको आप छांट लोगे तो जो आपका बचेगा वो ऑफ द जॉब का नहीं बचेगा। ऑफ द जॉब का जो आपसे नहीं पूछा गया है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी आपका है, ट्रांजिशनल भी ऑफ द जॉब आपका ऑन द जॉब है, कॉन्फ्रेंस भी आपका ऑन द जॉब है, अप्रेंटिसशिप ही है जो आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट ये आया है हमारा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन which of following equation indicates the relationship among mean, median and mode। कि एक moderately skewed distribution में जो हमारा mean है, median है और mode है वो क्या होता है। ऑब्वियसली हमारा जो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारा जो मोड है वो होता है हमारा 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन -2 मीन। मोड हमारा किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन -2 मीन, राइट। तो ऑप्शन देखो अब आपका इनमें से क्या है, सेकंड इज योर ऑप्शन, 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू योर मॉड। एक जो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारा जो मीन, मीडियन, मॉड है उसकी क्या सिचुएशंस रहती है, उसकी सिचुएशन होती है हमारी 3 मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, कि जो गुडनेस ऑफ फिट है वो हम किस टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और जेड टेस्ट। को कौन सा टेस्ट है जो गुडनेस ऑफ फिट के लिए को चेक करता है। तो हमारा इसका आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो गुडनेस ऑफ फिट को क्या करता है, चेकआउट करता है। क्या करता है, काई स्क्वायर टेस्ट। सो आंसर इज 3, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्वे
people are chosen from class friends or neighbors for the purpose of knowing their preference for a certain brand of soft drink is an example of कि एक सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में क्या है कि जो लोग हैं उनको चूज़ किया गया है किस बेस पे कि जो हमारे क्लास फ्रेंड्स हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, किसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उस सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड को प्रेफरेंस करने के लिए क्या एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कौन रखी गई है, जो हमारे क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं या जो हमारे नेबर्स हैं उनको रखा गया है। तो ये ऐसा किस सैम्पलिंग में किया जाता है, हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऐसा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट, क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड, ये आपके ऑप्शंस है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही एक ऐसी आपकी सैम्पलिंग है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन में हमारी जो क्लोज्ड फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे क्लोज्ड हैंड होते हैं, जिनके पास क्या है, जिसमें हमारी जो पॉपुलेशन है जिसको क्या कह रहती है वो हमारी क्लोज्ड हैंड रहती है, उस वहाँ से हम क्या करते हैं उनको उनसे सैंपल उठाते हैं, अपना पॉपुलेशन क्या रहते हैं जो हमारी क्लोज्ड हैंड होती है, राइट। तो आपका क्या है इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज योर आंसर। ये भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following is the most pervasive and sustaining objective of financial decision making? कि financial decision making का सबसे most sustaining और pervasive हमारा जो decision making है financial management के लिए वो कौन सा decision है? Profit maximization, earnings maximization, value और cost minimization, कौन सा ऑप्शन है? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप, अपने ऑप्शंस बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत सिंपल है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप हरी अप। क्या आंसर रहेगा आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट परवेसिव एंड सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का सबसे परवेसिव और सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है? तो वो है आपका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजंस हमें लेने होते हैं वो हमें बेसिकली लेने होते हैं हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज योर परवेसिव एंड सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा political risk management comes in the ambit of which of the following financial decisions? कि इनमें से किस डिसीजन को लेते हुए हमें पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, कि इन डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन लेते हुए हमें क्या देखना पड़ता है, पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नॉन कन्वेंशनल कैपिटल बस्टिंग, इंटरनेशनल करेंसी आर्बिट्रेज, फॉरेन एक्सचेंज और मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। देखो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट इसको समझो कि पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट क्या है और वो हमारे कौन से फाइनेंशियल डिसीजन के दायरे में आता है। पॉलिटिकल रिस्क यानी कि जो आपकी कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, कि एक कंट्री का जो पॉलिटिकल रिस्क है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो अलग है दूसरी, क्योंकि हर एक कंट्री का जो पॉलिटिकल लेवल है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इन डिसीजंस में से कौन सा ऐसा डिसीजन है? नॉन कन्वेंशनल कैपिटल बस्टिंग, नो। इंटरनेशनल करेंसी आर्बिट्रेज, नो। वो इंटरनेशनल करेंसी आर्बिट्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी जो सिक्योरिटीज है, जो शेयर्स हैं, शेयर मार्केट है, उससे रिलेटेड है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये भी नहीं है, ये भी हमारी ओपन रहती है हमारे डिमांड और सप्लाई के ऊपर, की जो हमारे शेयर्स की जितने भी ओपन मार्केट में रहता है। मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग,
मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग ही आपका एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करना होता है। तो आंसर इज मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। आंसर इज 4। So our next question is, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, X and Y आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2, कि X और Y क्या है, पार्टनर है, और जो 3 और रेशो 2 में क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, राइट। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। उन्होंने जेड को क्या एज अ न्यू पार्टनर लिया, कितना शेयर दे रहे हैं उसे, 1/5 शेयर दे रहे हैं, किसमें दे रहे हैं, प्रॉफिट्स में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का हमारा क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या कि हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, राइट। अब उसमें से वो जो पार्टनर आया है, नया पार्टनर, उसका शेयर कितना है, 1/5। तो जो हमारा रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचा है, 1 - 1/5। कि मान लो कि हमारी जो हमारा टोटल शेयर है वो कितना है, 1 के इक्वल है। उसमें से हमने 1/5 किसको दे दिया, जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है उसको दे दिया। तो रिमेनिंग हमारा कितना बचा, 4/5। रिमेनिंग हमारा कितना बचा, 4/5। तो इस 4/5 में से जो हमारा x है, x का कितना है, 3/5, और y है उसका कितना है, 4/5 का 2/5, 12/10, 25, 8/25, और इसका तो है ये 1/5। तो कैलकुलेट कर लो, 12/25 रेशो 8/25 रेशो 1/5। तो 25, 12 रेशो 8 रेशो 5 is your answer। 12 रेशो 8 रेशो 5 is your answer। 12 रेशो 8 रेशो 5 is your answer। कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है और वो कुछ शेयर के लिए आता है तो वहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल शेयर है आपका 1, उसमें से न्यू पार्टनर को हमने कितना दिया, 1/5, रिमेनिंग कितना बचा, 4/5। अब ये रिमेनिंग 4/5 है तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए है। तो रिमेनिंग पार्टनर की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/5 इंटू जो उनकी ओल्ड रेशो है उसमें डिवाइड होगा। 4/5 इंटू 3/5 इक्वल टू 12/25, 4/5 इंटू 2/5 इक्वल टू 8/25। तो ये हो गया x का, ये हो गया y का, और ये z जीतने के लिए आ रहा है। तो आपका आ गया 12 रेशो 8 रेशो 5 इज योर आंसर। आंसर इज 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, when current ratio is 2:1, when current ratio is 2:1 and if equal increase in current assets and current liabilities would result in, कि अगर मान लो आपकी जो करंट रेशो वो कितनी है, 2:1 है, और जितनी अमाउंट से आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही हैं उतनी ही सेम अमाउंट से आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होगा, नो चेंज इन द करंट रेशो, इंक्रीज इन करंट रेशो, डिक्रीज इन करंट रेशो, करंट रेशो विल डबल। की क्या होगा, बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट करके बताओ कि अगर आपकी जो करंट रेशो है वो 2:1 और अगर आपकी जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से ही इंक्रीज होती है तो आपकी करंट रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। मोहित प्लीज आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या आंसर रहेगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देंगे क्योंकि हम इसमें सीधा लगाते हैं कि करंट रेशो हमारी 2:1 है और अगर हमारी करंट एसेट भी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है और सेम अमाउंट से बढ़ रही है तो हम क्या सोचेंगे, करंट रेशो में हमारा कोई चेंज नहीं क्योंकि करंट एसेट्स भी बढ़ गई, करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गई, राइट। तो हम
क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, सीधा इसका आंसर लगा देंगे, नो चेंज इन करंट रेशो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी जो करंट रेशो है वो कितनी है, 2:1, ठीक। यानी कि आपकी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ही आपकी क्या होती है, करंट रेशो। तो हम मान लेते हैं कि आपकी जो करंट एसेट्स है वो कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है। करंट लायबिलिटीज है वो आपकी कितनी है, 1 लाख रुपीज़। अब इसने क्या, इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो बढ़ा दो कि 2 लाख में प्लस 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख प्लस 20,000, राइट। ये आपकी इनिशियल थी 2:1। फिर उसने कहा कि इक्वल इंक्रीज, 20,000 से करंट एसेट्स बढ़ा दी, 20,000 से आपने करंट लायबिलिटी बढ़ा दी। तो अब कितना आया आपका, आपकी जो करंट एसेट्स है वो हो गई 2,20,000 और जो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो हो गई आपकी 1,20,000, राइट। तो आपके पास अब क्या आया, 22/12। इसको कट करो, 11/6, 11/6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1.8:1 ये आपकी आएगी। तो अब देखो आपकी जो करंट रेशो थी वो कितनी थी, 2:1 थी स्टार्टिंग में, राइट। फिर आपने क्या किया, उसमें जो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि हमारी करंट एसेट्स भी इक्वल अमाउंट से बढ़ी है और हमारी करंट लायबिलिटी भी इक्वल अमाउंट से बढ़ी है, राइट। दोनों अगर इक्वल अमाउंट से बढ़ती है तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो क्या होगी, डिक्रीज। पहले वो क्या थी, 2 थी, अब कितनी हो गई है, 1.8। करंट लायबिलिटी सेम है 1 तो यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डिक्रीज इन करंट रेशो। कि अगर इक्वल अमाउंट से करंट एसेट्स भी बढ़ती है और करंट लायबिलिटी भी बढ़ती है तो आपकी जो करंट रेशो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन। आपको करेक्ट इक्वेशन बतानी है कि इनमें से करेक्ट इक्वेशन क्या है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। नहीं ये आपकी सही नहीं है, राइट। ओपनिंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉसेस। ये भी नहीं है। ओपनिंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस प्रॉफिट। यस, दिस इज योर राइट इक्वेशन। ओपनिंग कैपिटल आपकी किसके इक्वल होती है कि क्लोजिंग कैपिटल जो आपकी है लास्ट में, उसमें से आपने जितनी ड्रॉइंग की माइनस एडिशनल कैपिटल आपने जो लगाया और आपने जो प्रॉफिट लगाया। 4th ऑप्शन है क्लोजिंग माइनस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट। नो, 3rd इज योर ऑप्शन, 3rd इज योर आंसर। ओपनिंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। दिस इज द राइट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in penetration pricing a business firm seek to access deeper market penetration by keeping prices। जो हमारी पेनिट्रेशन, हमारी मार्केटिंग की पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज में आती है। ये एक होती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, एक होती है हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसीज में क्या करते हैं कि जो फर्में हैं वो मार्केट को पेनिट्रेट करती है किस पे, जब अपने जो प्राइसेज है उसको हाई रखती है, लो रखती है, कॉम्पिटिटिव रखती है, फ्लेक्सिबल रखती है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में जितनी फर्में हैं वो क्या करती है, अपने प्राइसेस को बहुत ही लो रखती हैं। स्कीमिंग में तो क्या होता है, आप अपने प्राइसेस को हाई रखते हो। जो हमारी स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी है उसमें जो हम अपने प्राइसेस है उनको क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। लेकिन जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी है उसमें कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो प्राइसेस है उसको बहुत ही क्या रखती है, लो। क्या रखती है, लो। दिस इज द स्ट्रेटेजी। तो आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, suboptimal allocation of resources under monopoly to cause social welfare loss often inferred as।
कि सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर मोनोपोली, मोनोपोली में सोशल वेलफेयर जो लॉस होता है उसको करने के लिए, इन्फर करने के लिए हमारी सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या कहते हैं हम? डेड वेट लॉस, एलोकेशन ड्रिफ्ट, मोनोपोली लॉस और अपॉर्चुनिटी लॉस। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स। कि सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर मोनोपोली टू कॉज सोशल वेलफेयर लॉस, टू कॉज सोशल वेलफेयर लॉस। हमारे मोनोपोली में एक कॉन्सेप्ट आती है, हमारे मोनोपोली में एक कॉन्सेप्ट आती है जो हमारी सोशल वेलफेयर लॉस को क्या करती है? डिफाइन करती है। उनमें से हमें यही बताना है कि वो कौन सा लॉस है। वो होता है आपका डेड वेट लॉस। क्या कहलाता है वो? आपका डेड वेट लॉस। यानी कि हमारी मोनोपोली में जो कॉस्ट, मोनोपोली जो हमारी कंपटीशन होता है, मोनोपोली कंपटीशन, उस मोनोपोली कंपटीशन की सिचुएशन में जो सोसाइटी को जो लॉस बियर करना पड़ता है उस लॉस को हम कहते हैं डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट सब। Which of the following is the first order condition to profit maximization? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो क्या है? टी आर इक्वल टू टी सी इज योर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एम सी इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज टी आर इज इक्वल टू टी सी, एम सी इक्वल टू एम आर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन है वो क्या है आपकी? एम सी इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a price ceiling below the equilibrium price often leads to, price ceiling बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे अगर आप अपने प्राइस को डिसाइड करते हो, प्राइस सीलिंग कहलाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कमोडिटी ग्लट, टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी। क्या कहलाता है वो आपका? कि अगर प्राइस आप अपने इक्विलिब्रियम प्राइस से भी क्या करते हो? कम रखते हो। अगर आप अपने प्राइस को क्या है, अपना इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम प्राइस पे रखते हो अपने प्राइस को, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस डेफिनेशन को, उसको डिफाइन करने वाली हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इन चार ऑप्शंस में से कमोडिटी ग्लट, टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी। तो आपका आंसर है शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग। कि अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम प्राइस सील कर देते हो, प्राइस सीलिंग जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम है, तो उसे हम कहते हैं शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीज इफ डिमांड इज, कि अगर आपका जो प्राइस है वो क्या हो रही है? डिक्लाइन होते जा रहे हो। टोटल रेवेन्यू अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपकी डिमांड क्या रहेगी? इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और जीरो इलास्टिक। व्हाट स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके बताओ क्या रहेगा आपका आंसर। अगर प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, अगर आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो डिमांड आपकी क्या रहेगी? अगर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज है, डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और जीरो इलास्टिक। कमेंट करके बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। मोहित सिंगला प्लीज आंसर। मोहित, मोहित आर यू लिसनिंग? क्या आप देख रहे हैं? बताओ आप फटाफट क्या आंसर रहेगा। फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इफ इंक्रीज द डिमांड विल बी इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और जीरो इलास्टिक। व्हाट वुड बी योर आंसर? चलो मैं ही बता देती हूँ, आंसर आपका रहेगा
आंसर इज इलास्टिक। आंसर इज इलास्टिक कि अगर आपकी जो टोटल रेवेन्यू वो क्या है, इंक्रीज है, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या रहेगी, इलास्टिक। क्या रहेगी वो, इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारे इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। When consumers seeks to be different and exclusive by demanding less of a commodity, as more people consumes it, this phenomena is known as. When consumers, देखो क्या पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में, when consumers seeks to be different and exclusive by demanding less of a commodity, as more people consumes it, this phenomena is known as बटवार्गन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। कौन सा रहेगा, जब किसी वस्तु का उपभोग ज़्यादा लोग करने लगते हैं तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कम करके अलग और अनन्य दिखना चाहता है। इस परिघटना को क्या कहेंगे आप? टेल मी स्टूडेंट्स, कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हो आज आप? बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, क्या आंसर रहेगा आपका? उस फिनोमिना को हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। क्या कहते हैं उसे हम? स्नॉब इफेक्ट। कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट है उसका क्या करने लगते हैं, ज़्यादा यूज़ करना लगते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद जो कंज्यूमर है उसकी वस्तु की मांग क्या करे, कम करे। जब किसी वस्तु का जो उपभोग है, जो कंजम्पशन है, ज़्यादा लोग करने लगे तो उस वस्तु की मांग कम करके अलग दिखना चाहते हैं, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। दैट्स योर स्नॉब इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी से रिगार्डिंग। जीएसटी, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन कंसिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी लॉज इन इंडिया। कि जीएसटी लॉज के आने से इनमें से किस पॉलिसी ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो गुम कर दी है? Which of the following policy has lost its sheen consequent to implementation of the GST laws in India? Monetary policy, fiscal policy, trade policy और exim policy। कि GST के आने से कौन सी पॉलिसी है जो हमारी क्या हो गई है, has lost? तो वो है आपकी फिजिकल पॉलिसी। क्या है वो आपकी? फिजिकल पॉलिसी। आंसर इज फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरली टू। कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको गवर्नमेंट, जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जो हमारी रिवर्स रेपो रेट है उसको, जो हमारी क्या है आरबीआई है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? इंजेक्ट लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट और बिल्ड रिजर्व। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई किसके लिए यूज़ करती है? जो हमारी रिवर्स रेपो रेट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? रिवर्स रेपो रेट हमारी यूज़ की जाती है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। की मार्केट में जितनी भी लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा यूज़ की जाती है। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीनेशनल फर्म इज द वन। कि मल्टीनेशनल फर्म आप किसे कहेंगे? मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच सोर्स सप्लाईज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। कि जो मल्टीपल कंट्रीज से अपनी सप्लाई करती है। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज, की एक से ज़्यादा कंट्रीज को क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट सोल्ड करती है। कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द मल्टीपल कंट्रीज। कि मल्टीपल कंट्रीज में जो प्रोडक्शन है उसको भी ऑपरेट करती है और जो कंट्रोल है वो भी बनाए रखती है। हैज़ कंसलर एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। बताओ स्टूडेंट्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज में क्या करती है, प्रोडक्शन की फैसिलिटीज भी करती है और उसको कंट्रोल भी करती है। राइट? तो मल्टीनेशनल कंपनी इज
control and operates production facilities in multiple countries. This is your answer. Answer is third. Next question है आपका, grouping of countries committed to remove all barriers to free flow of goods and services between themselves and also pursue independent external trade policy is called. क्या कहते हैं कि ऐसी कंट्रीज जो आपस में जितने भी बैरियर्स उनके फ्री फ्लो ऑफ गुड्स करती हैं, कि रिमूव ऑल बैरियर्स, उसने जितने भी बैरियर्स है सबको रिमूव कर दिया है, किसके लिए? टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देमसेल्व्स एंड आल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी इज कॉल्ड. क्या कहेंगे उसे? फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन. क्या कॉन्सेप्ट है वो? उसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया. क्या कहेंगे हम उसे? फ्री ट्रेड एरिया. दैट्स योर फ्री ट्रेड एरिया. That's your free trade area. Next question है, intellectual property right protects the use of information and ideas that are of. कि IPR हमारा क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन और करता है? सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू, एथिकल वैल्यू. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो किस टाइप की? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू और एथिकल वैल्यू. फटाफट स्टूडेंट्स बताओ. तो आपका इसका आंसर रहेगा कमर्शियल वैल्यू. जो हमारी क्या है? कमर्शियल वैल्यूज है, उनको IPR हमारा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Uppsala model for internationalization of business operations is not valid for manufacturing organization, service, एग्रीबिजनेस और ट्रेडिंग. की उपसाला जो हमारा मॉडल है बिजनेस ऑपरेशंस का, अपने हमारे बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए जो उपसाला मॉडल है वो इनमें से किसके लिए वैलिड नहीं है? इनमें से किसके लिए वैलिड नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया. तो इसका आंसर है आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो क्या है? आपका वैलिड नहीं है. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आपका क्या है? वैलिड नहीं है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. आज हमने यहाँ तक इसके इतने क्वेश्चंस किए हैं. जो बाकी के हमारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वो हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारी मंडे को रहने वाली है, मंडे को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. तब तक आप अपना लेवल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ और चेकआउट करो कि आप कहाँ पर स्टडी करें. क्योंकि अब जो UGC नेट का जो एग्ज़ाम है उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स है कि वो अक्टूबर, आपका जो सितंबर है, अगस्त एंड या आपका सितंबर की बिगिनिंग है, वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है UGC नेट का एग्ज़ाम वो मोस्टली हो जाएगा. NTA क्या है? उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर देगी. मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि आपको अगस्त एंड या सितंबर में क्या है? आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. तो अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है UGC नेट के लिए उसको आप स्पीड अप कर दीजिए. अभी आपके पास मैक्सिमम 45 डेज़ का टाइम है, 30 to 45 डेज, क्योंकि NTA क्या किसी भी टाइम सिर्फ उन्होंने क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट के नोटिस पे आपसे वो क्या ले लेगी? एग्ज़ाम ले लेगी. तो इसलिए क्या करना है आपको? अपनी जो स्टडी है, अपना जो स्टडी का प्लान है उसको फटाफट क्या करना है? स्पीड अप करना है. सो बेस्ट ऑफ लक गाइज. फटाफट अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्पीड अप कर दीजिए. Thank you so much all.